हूं अंजुम शर्मा। आज 1 नवंबर की तारीख है और दिन है मंगलवार। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे मोरबी में हुए पुल हादसे के अनसुलझे सवालों की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में होगी चर्चा ब्राजील में वामपंथी नेता की वापसी की। और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप का अपडेट भी जानेंगे। मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घटनास्थल का किया दौरा। राहत बचाव के काम में 170 लोगों को बचाया गया। 170 के करीब लोगों को बचाया गया है। अभी तक में 135 लोग इस हादसे में नहीं रहे। मोरबी के सिविल अस्पताल में मरम्मत का काम पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले क्यों चर्चा में आया? मोरबी से लाइव रहेंगे रॉक्सी गागडेकर छारा। प्रधानमंत्री के चलते जो पूरा हॉस्पिटल जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, जो पुरानी चीजें थी उसे निकाल दी गई थी, तो ये यहाँ पर अंदर पानी का एक दूसरा पुराना वाला जो वाटर कूलर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धुर दक्षिण पंथ से वामपंथ की ओर मुड़ा ब्राजील। लूला डा सिल्वा ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। कैसे होंगे भारत ब्राजील संबंध, बताएंगे प्रोफेसर अब्दुल नाफे। ये जो ब्रिक्स ग्रुप बना, इसमें लूला का बहुत बड़ा हाथ था पहल करने में। और उससे पहले इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप बना था, उसके पीछे ब्राजील का जबरदस्त हाथ था। लेकिन इन सबसे पहले थोड़ा इंतजार और सुनिए अंजुम शर्मा से देश दुनिया का हाल। पाकिस्तान में लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। अक्टूबर 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में महंगाई दर में 26.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं खाने पीने की चीजों की कीमतों में एक साल में 36.5% की वृद्धि हुई है। इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर चीन के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शहबाज शरीफ की यह पहली चीन यात्रा है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैन डक सू ने कहा है कि देश में क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ प्रबंधन की विशेषज्ञता की कमी है, जिसकी वजह से हैलोवीन पार्टी के दौरान हादसा हुआ था। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी राजधानी सोल में हुए हादसे के लिए सरकारी जिम्मेदारी ली है। शनिवार को हैलोवीन पार्टी के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस प्रमुख यूं ही क्यों ने अपनी कमियों को स्वीकार किया और कहा कि भगदड़ के दौरान उनकी आपातकालीन प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं थी। 관계 기관장의 한 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다. 이번 사고를 통해 पुलिस प्रमुख कह रहे हैं कि संगठन के प्रतिनिधि के रूप में मैं भारी जिम्मेदारी महसूस करता हूं। इस घटना के जरिए मैं पब्लिक सेफ्टी के लिए गहरी जिम्मेदारी लेता हूं और हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी त्रासदी फिर न हो। इस्राइल में नई संसद के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव 4 सालों में 5वीं बार हो रहे हैं। जनमत सर्वेक्षण बताते हैं कि निवर्तमान सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करने वाली पार्टियों के बीच एक कड़ी टक्कर है। बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिणपंथी समर्थन के साथ सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। अपना वोट डालने के बाद नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू कह रहे हैं कि वोट देने के लिए जाना एक कर्तव्य और सम्मान का काम है। मैं अपने समर्थकों से और इस्राइल के नागरिकों से कहता हूं कि वोट देने जाएं। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम एक मुस्कान के साथ दिन खत्म करेंगे। लेकिन ये लोगों पर निर्भर है, हर कोई अपना फैसला लेगा। मुझे उम्मीद है आप देश के भाग्य के बारे में मतदान करने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। दर्जनों प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव ग्रीक तट के पास डूब गई है। बचाव और खोजी अभियान जारी है। अब तक 9 लोगों को बचा लिया गया है। यूक्रेन की राजधानी में कीव के मेयर का कहना है कि राजधानी में पानी और बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि शहर में सोमवार को रूसी हमले हो सकते हैं। ऐसे में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर ब्लैकआउट किया जाएगा। दूसरी ओर रूस के अनाज समझौते से पीछे हटने के बावजूद यूक्रेन से अनाज का निर्यात दूसरे दिन भी जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सोमवार को अनाज के 3 जहाज रवाना किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर यूक्रेन रूस युद्ध का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर तेल कंपनियां तेल के दामों को नहीं घटाएंगी तो वो उन पर टैक्स का दबाव बढ़ा सकते हैं। बता दें कि शीर्ष तेल कंपनियां ने कुछ दिनों पहले अपनी कमाई के नतीजे सार्वजनिक किए थे, जिनमें कंपनियों की बम्पर कमाई होने की जानकारी सामने आई थी। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया भर में तेल कीमतों में प्राकृतिक गैसों को दामों को लेकर भारी उछाल दर्ज किया गया है। और एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ब्लू टिक धारियों से $20 वसूले जाने की खबरों के जवाब में मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि हमें अपने बिल भी भरने होते हैं। ट्विटर सिर्फ विज्ञापनदाताओं के भरोसे नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि क्या $8 की राशि ठीक रहेगी। ट्विटर अभी तक हालांकि ऐसी कोई कीमत नहीं वसूलता है, लेकिन मस्क ने कहा कि ट्रोल और बोट्स को हराने का यही एकमात्र तरीका है।
बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मेरा नाम है अंजुम शर्मा। हमारे इस पॉडकास्ट को आप bbchohindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अभी आपने देश और दुनिया का ताजा हाल जाना और अब एक खबर का बारीक विश्लेषण करेंगे। आज फिर बात गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की। कल के पॉडकास्ट में हमने जानने की कोशिश की थी कि सस्पेंशन ब्रिज के टूटने और 130 से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, और आज बात होगी इस हादसे में उन सवालों की जो अब भी बरकरार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथी अंजुम शर्मा और बीबीसी गुजराती सेवा के संवाददाता पारस झा मौजूद हैं। साथ ही मोरबी से टेलीफोन लाइन पर रॉक्सी गागडेकर छारा भी हैं। सवालों की लिस्ट खंगालने से पहले आज का अपडेट जान लेते हैं अंजुम शर्मा से। शाहिद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने उन्हें घटना का पूरा विवरण दिया। ठीक वैसे जैसे आप अभी मुझसे कह रहे हैं कि अपडेट दीजिए, तो उन्हें भी देना पड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल गए, जहां पर घायल मरीज भर्ती हैं, आप जानते हैं। उन्होंने घायलों से उनका हाल जाना। इसके बाद पीएम मोदी मोरबी के एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात की और समीक्षा बैठक भी की। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। वहीं गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस घटना में 135 लोगों की मौत हुई है और हादसे में 153 लोगों को बचाया गया है। 170 के करीब लोगों को बचाया गया है। अभी तक में 135 लोग इस हादसे में नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति जो गुजर गए हैं उनके परिवार को 4 लाख रुपया कल रात तक में सबको उसके चेक दे दिए गए हैं। 2 लाख रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री के उससे जाहिर जो हुए हैं वह भी आज डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का चालू हो गया है। जो घायल हैं उनको 50,000 रुपया सरकार ने सहायता की है और करीब सिर्फ 17 लोग अब हॉस्पिटलाइज हैं। तो अब 17 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बता रहे थे गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी। वहीं शायद पीएम मोदी के अस्पताल पहुंचने से पहले अस्पताल को लेकर भी कल से राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे वायरल है। आम आदमी पार्टी ने उन्होंने भी वीडियो ट्वीट किया जिसमें अस्पताल में मरम्मत और रंगाई पुताई का काम चल रहा है। आप यानी आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, मोरबी सिविल हॉस्पिटल में रातों रात रंगाई पुताई की जा रही है ताकि कल प्रधानमंत्री मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल न खुल जाए। 141 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन भाजपाइयों को फोटोशूट करके लीपापोती करनी पड़ रही है। ये अस्पताल को लेकर, अस्पताल की जो तस्वीरें आई, वीडियो आई, उसको लेकर जो है ये सोशल मीडिया पर पूरा बज़ था। बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा भी आज मोरबी के अस्पताल गए थे, जो सिविल अस्पताल है, और उन्होंने भी वहां बदले हुए हालात देखे अंजुम, जिनके बारे में उन्होंने बताया है। प्रधानमंत्री के चलते जो पूरा हॉस्पिटल जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, जो पुरानी चीज़ें थी उसे निकाल दी गई थी। तो ये यहाँ पर अंदर पानी का एक दूसरा पुराना वाला जो वाटर कूलर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो कल बहुत सा यहाँ पर पुरानी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, अब यहाँ से हटा दी गई है। ये थे रॉक्सी गागडेकर छारा। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है अंजुम। बिल्कुल, कांग्रेस ने ट्वीट किया, त्रासदी का इवेंट कल। पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे, उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंट बाजी में लगे हैं। ये विपक्ष एकदम हमलावर है। विपक्ष लगातार इस पूरी इस घटना को उसने एक तरीके से एक बनाया कि सरकार इस तरीके के काम कर रही है, पॉलिटिसाइज किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इस घटना पर तो हालांकि उन्होंने दुख जताया, लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाए, और सवाल इस तरीके से कि इस पुल का टेंडर ओरेवा ग्रुप, जो अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो घड़ियां बनाती है, उसका ओरेवा ग्रुप है, उस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया जिसने आज तक ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल उठाए कि ऐसी खबरें हैं कि ओरेवा ग्रुप ने बीजेपी को भारी चंदा दिया है। ये अरविंद केजरीवाल के आरोप हैं। ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लिपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है?
तो ये अरविंद केजरीवाल हैं जो अंजुम सवाल उठा रहे हैं ओरेवा ग्रुप को लेकर, जिसके पास पुल की पूरा रखरखाव की जिम्मेदारी थी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। हमारे साथ स्टूडियो में बीबीसी गुजराती सेवा के संवाददाता पारस झा मौजूद हैं। पारस, आप इस घटना पे बहुत बारीक से नजर रख रहे हैं। घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर हम कुछ चुनिंदा सवालों की बात करें और जिनके साफ तौर पर जवाब नहीं मिल रहा, अगर आप बताएंगे कि ये 3, 4, 5 सवाल हैं तो वो क्या हैं? सवाल बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि ये टेंडर की प्रक्रिया कैसे की गई। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये टेंडर की प्रक्रिया की गई है, अगर नहीं की गई तो ये जब पुल खोला गया तब उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो कोई भी पब्लिक स्पेस है उसको खोलने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी जरूरी है, वो मैंडेटरी है। जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा होने वाले, तो वो क्यों नहीं ली गई? नहीं ली गई, ठीक है। फिर प्रशासन ने क्यों चेक नहीं किया कि ये ली गई है या नहीं ली गई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा ये भी एक पुल पे जाने के लिए इतने लोगों को अनुमति कैसे दी गई? 450 लोग। जी बिल्कुल। और खुल कैसे गया पुल? जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि ये पुल का जो मरम्मत है, मेंटेनेंस काम है, वो खत्म करने में कम से कम 8 से 12 महीने लगते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बीबीसी गुजराती सेवा के पास मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी जानकारियां भी मौजूद है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बताया गया है पारस? ये कॉन्ट्रैक्ट में यही खास कहा गया था, जिसके अंदर ये भी लिखा गया था कि ये पुल की जो मरम्मत है वो 8 से 12 महीने में खत्म हो गई। 8 से 12 महीने में पूरी होगी। हाँ, उसके बाद ये खोला जाएगा। उसकी टिकट के जो कीमतें हैं वो तय की गई हैं और वो अगले 5 साल तक 2027-28 तक ये टिकट के दरों में कैसी बढ़ोतरी की जाएगी वो सब डिटेल में है। और जो कॉपी हमारे पास है उसके अंदर वो जरा भी नहीं लिखा गया कि ये मेंटेनेंस काम कैसे किया जाएगा। जो बिडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। इसके अंदर बात यह है कि बिडिंग हुई ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ये सिर्फ बात ये हुई है कि ये जो कंपनी है वो अगले 2008 से 2018 तक इसी ब्रिज का मेंटेनेंस कर रही थी। काम खत्म हुआ, उसके बाद में 18 से 20 तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। देयर वाज नो ऑफिशियल पेपर वर्क, उसके ऊपर कोई कागजाई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि उस वक्त भी कंपनी, ऐसा कहा गया है कि कंपनी उस वक्त मेंटेन कर रही थी। और फिर ये कोविड वाला मामला आ गया। उसके बाद में हमने ये जो 7 मार्च 2022 को ये कागजी कार्रवाई की गई और अगले 15 साल के लिए कंपनी को ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जो कि गवर्नमेंट ने तय की हुई है, उसमें से किसी का भी पालन हुआ हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को स्वीकार कर लिया अंजुम, जिसमें इस हादसे की न्यायिक जांच की मांग करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं विशाल तिवारी, उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी दे दी है। इस पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। और इस बीच सीधा रुख कर लेते हैं एक बार मोरबी की तरफ, और वहां पर मौजूद है रॉक्सी गागडेकर छारा। उनसे जानते हैं कि वहां का क्या हाल है। रॉक्सी, आप मोरबी में मौजूद हैं, बताएं वहां का इस समय क्या वहां पर हालचाल है, प्रशासन और तमाम लोग इस समय आप वहां क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, मोरबी में कल हमारी बात हुई थी। उस वक्त मैंने कल कहा था कि कल जो है वो पूरा गमगीन माहौल था मोरबी में। उस गमगीन माहौल के बीच में कल रात से ही पूरी मोरबी की जो साफ सफाई हो रही थी, तो सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, लेकिन अस्पताल के अलावा हर जगह पर जो क्लीनलीनेस और जो रोड वगैरह जो टूटे फूटे थे वो बनाए गए। और मोरबी में जहां जहां नरेंद्र मोदी निकलने वाले थे वहां पर बड़ी जो सोसाइटीज थी, उन सोसाइटीज के आगे चद्दरें भी बांधी गई। ऐसे भी कुछ दृश्य हमको देखने को मिले थे। तो लेकिन उन सब चीजों के बीच में आज बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई मेरी, जिसमें मैंने ऐसे लोगों से भी बात की जो अभी तक अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति जो झांबुआ के आदिवासी इलाके से हैं, वो यहाँ पर लेबर का काम करते हैं। उनके परिवार के 2 लोग अभी तक मिले नहीं हैं, और क्योंकि वो एक लोअर इनकम ग्रुप से हैं तो उनकी कोई बात भी सुन नहीं रहा है, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन उनके परिवार के 3 लोग उस दिन पुल पर थे। एक की डेड बॉडी मिल चुकी है और 2 की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। तो एक तरफ ऐसे काफी परेशान हैं, परेशान हाल लोग हैं जो अपने परिजनों को भी ढूंढ रहे हैं। रॉक्सी और पारस झा दोनों बीबीसी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस कार्यक्रम में। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे, अनसुलझे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आगे जान लेते हैं कि पॉडकास्ट में क्या कुछ होगा। सबसे बड़ी बात यह कि आप वामपंथी हो या वामपंथी नहीं हो,
सारी पॉलिसीज तब डिपेंड करती हैं जब आपके पास पैसा हो। लूला उस समय में प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जब ब्राजील में पैसा नहीं है। ब्राजील में धुर दक्षिणपंथी नेता लूला डी सिल्वा की वापसी उनके देश के लिए कैसी साबित होगी, ये जानेंगे प्रोफेसर अब्दुल नाफे से। साथ ही होंगी T20 वर्ल्ड कप की भी खबरें। वापस रुख करते हैं बीबीसी संवाददाता पारस झा के पास। पारस, ओरेवा ग्रुप की कंपनी है, ओरेवा ग्रुप की प्रमुख कंपनी है अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मोरबी नगर निगम के बीच ये समझौता हुआ था, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब तक 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कल आईजी रेंज ने भी बताया 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बड़े लोगों को अब तक नहीं क्या कहते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं उठ रहा। एफआईआर में भी इस तरीके की चीजें नहीं है, इस तरीके के नाम नहीं है। इन पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोटोज भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनमें मैं वही बोलने वाला था। कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें 9 लोग बैठे हुए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर अलग अलग आ रही हैं कि आप गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। जी, अगर हम देखें तो ये 9 लोग कौन हैं? वो 9 लोग में से 3 लोग हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 2 लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, ब्रिज का जो काम उन्होंने किया है वो हैं। उसके अंदर 2 लोग वो हैं जो कि टिकट कलेक्टर हैं, टिकट लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और लोगों को जाने देते हैं। और 2 लोग हैं वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर बताए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात, कंपनी कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उन्होंने हिरासत में लिया है, हम ये मान सकते हैं, और कंपनी के सामने कार्रवाई हो रही है। हम ये कागजी कार्रवाई है जो हुई उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि एफआईआर में कोई भी सरकारी अधिकारी का जो एक नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। और वो होना चाहिए, क्योंकि जब नियम ऐसे कहते हैं कि अगर, क्योंकि रूल्स में भी है, आज मैंने बहुत कुछ वकीलों से भी बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। तो ये एक सरकार की या एजेंसी की, यहाँ पर हम कहें कि नगर पालिका की जिम्मेवारी बनती है, पूरी बनती है कि ये पुल खोल दिया गया 26 तारीख को। एक तो समय से पहले खोला गया, ये भी कहा जाता है कि दिवाली का त्यौहार था तो लोगों को घूमने के लिए खोल दिया गया। 26 से लेके 30 तारीख तक, जब तक ये हादसा नहीं हुआ तब तक ये प्रशासन क्या कर रहा था, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उनको बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वापस रुख करते हैं रॉक्सी का, और इसी सवाल को पारस जो आप उठा रहे हैं कि नगर पालिका या प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। रॉक्सी, इस वक्त नगर पालिका प्रशासन या जो प्रशासन है मोरबी का, वो इस पर अब क्या कह रहा है? हम तो कल से सुनते आ रहे हैं कि ये जिम्मेदारी एक तरीके से ओरेवा ग्रुप की ही थी, लेकिन इससे नगर पालिका भी नहीं बच सकती। जी देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो पारस ने कहा, बिल्कुल उस बात से यहाँ पर, उस बात को लेकर काफी लोग यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि किसी सरकार में से किसी का नाम इसमें क्यों नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि मोरबी की जो नगर पंचायत है, यहाँ पर जो नगर पालिका है, वो नगर पालिका में 92 सीट्स हैं और सारी 92 सीट्स जो है वो फिलहाल बीजेपी के पास है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है अभी तक, और कांग्रेस काफी वीक है यहाँ पर। तो जिस तरह का हल्ला पॉलिटिकली होना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पर हो नहीं रहा है। वो जो कहीं भी शोर हो रहा है, वो शोर सिर्फ इन जो लोग हैं, खास तौर पर जो विक्टिम्स हैं, उनके परिजन हैं, वहीं से हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि क्यों ये जो क्योंकि सरकार जो है वो सरकारी अधिकारी को क्यों किसी को अभी तक ऑन पेपर नहीं लाया गया। और अभी तक जब आईजी से पूछा गया कि क्या इनमें से कोई आएंगे क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उनका जवाब जो था वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। बिल्कुल रॉक्सी, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पारस झा भी हैं और अंजुम। लगातार सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक पे, जिस तरीके से अभी रॉक्सी ही कह रहे थे कि किसी सरकारी अधिकारी का नाम नहीं रहा। पारस झा ने भी कहा कि किसी सरकारी अधिकारी का नाम रहा। मनोहर चमोली मनूर कहते हैं कि एफआईआर में सरकारी अधिकारी का नाम है क्या, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो उसमें सरकारी अधिकारी का अभी तक कोई नाम नहीं है। वही रामजी प्रसाद लिख रहे हैं, पारस
पास कि पुल टूटने के जिम्मेवार जहां उसका निर्माण करने वाली कंपनी ओरेवा है, वो जनता भी है जो पुल पर जमकर उछल कूद मचा रही थी। क्या उनमें से किसी पर FIR दर्ज हुई है? जी नहीं, दो बात हमें ये समझनी चाहिए यहाँ पर। जो सज्जन ने ये कमेंट किया है उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि ओरेवा कंपनी ने ये पुल का निर्माण नहीं किया है। ओरेवा कंपनी ने सिर्फ अपनी जो PPP मॉडल रहता है गवर्नमेंट का, उसके तहत ये मेंटेनेंस का काम ले रखा है। और जो लोग थे, पुल की जो बनावट है वो इंजीनियरिंग है, वो करीबन 150 साल पुराना है और उस जमाने में वो एक अजूबा कहा जाता था इंजीनियरिंग का। अब बात यह है कि उसका भी मेंटेनेंस टेक्निकली होना चाहिए, इंजीनियरिंग के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ये यही पुल है जो 2001 का जो भूकंप था वो भी सहन कर गया था। बात मेंटेनेंस की है, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है, वो मानना ही पड़ेगा। और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी सिर्फ हम कोई भी कंपनी पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेंटेनेंस करने के बाद भी गवर्नमेंट को ये पुष्टि करनी होती है कि ये मेंटेनेंस ठीक से हुआ है कि नहीं, उसको सर्टिफाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट के टेक्निकल R&B डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सपर्ट को भेज के ये इंस्पेक्शन बाकायदा होता है और इश्यू होता है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि छोटे से छोटा प्रोग्राम होता है कि CM कहीं जा रहे हैं या PM कहीं जा रहे हैं, तो उसके अगर मंच पे 25 लोग बैठने वाले हैं तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी भी नापी जाती है। वो 25 लोगों के बैठने के लिए 100 मजदूरों को मंच पे भेज के उनसे कुदवाया जाता है। फिर उसके बाद में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑफिसर है वो सुरक्षा अधिकारियों को वो पुल या वो मंच सेफ है उसकी पुष्टि। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता ही नहीं है इसमें, और समय से पहले शुरू हो गया। हाँ जी, सबसे बड़ी बात वो है। रॉक्सी के पास चलते हैं। रॉक्सी, कल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दिखाया, प्रशासन इस तरीके से दिखा रहा है कि वो बहुत मुस्तैद है। बार बार जो सरकार के आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो बार बार तारीफ कर रहे हैं राहत कार्यों की, राहत बचाव कार्यों की। आप ये बताएं, आप वहां आम लोगों के बीच में हैं, पुलिस प्रशासन के भी बीच में है, पुलिस की कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और एक SIT का भी गठन हो चुका है, उसके काम को अब तक आप क्या नाप पाए हैं? जी देखिए, ये SIT का गठन जो है वो उससे क्या होता है कि आप किसी भी सरकारी अधिकारी से जब पूछें कि सर इसमें क्या होने वाला है आगे, तो उनका एक ही जवाब है अभी सभी सरकारी अधिकारियों का, MLA का, नेताओं का, कि SIT का गठन हो गया है, SIT जो करेगी वो सही। मतलब आप सारे सवालों से बचने के लिए एक SIT का गठन कर दो जिसमें कि सारे पत्रकार जो है वो अभी SIT के पीछे घूमते रहेंगे। एक तो पहली बात ये है, SIT से जब पूछा जाता है तो SIT का ये कहना है कि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। अगर आप पुलिस की बात करें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफी सवाल यहाँ पर उठे हुए हैं। सीधी बात है, सब लोग यही कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं विक्टिम से बात कर रहे हैं, किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है। सरकार जो भी बात कर रही है, जो भी काम कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हो रहा है, उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भी पहले यहाँ से शुरू करते हैं ये बात कहना कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया, राहत काम कैसे किया। अपनी तारीफ करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। तो उसमें भी लेकिन वो कहीं सरकार की बात नहीं करते। तो एक तरह से अपनी पीठ थपथपाना, ये जो SIT और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसमें फिलहाल ये चल रहा है। और कैसे आप दूसरे सारे सवालों को अवॉइड कर सकते हैं, वो भी एक बात जो है वो काफी खुलकर यहाँ पर लोगों के बीच में हमको जानने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया रॉक्सी, मोरबी से जुड़ने के लिए। पारस, चलते चलते एक अंतिम सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी गए, राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं लीपापोती हो गई, चाहे वो लीपापोती अस्पताल की हुई हो चाहे पार्टी की हुई हो। आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी का जाना और किसी पर इस तरीके से बहुत बड़ा कदम ना उठाया जाना, क्या ये पर्याप्त है? ये क्या होना चाहिए, लोग भी जानना चाहते हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, वो एक कोई भी हादसे में जब कोई हेड ऑफ द स्टेट जाएंगे वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है। वो हम ये जो जांच हो रही है उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि दिखाना है कि वो भी एक थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। चुनाव भी है, इसलिए अगर वो दिखाने के लिए भी किया जाए तो भी दिखाने के लिए तो हमने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वो जो है वो एक लंबी जांच का विषय है। जैसे रॉक्सी ने भी कहा कि वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, उसमें रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन प्रशासन भी सवालों से बच नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकता, क्योंकि सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर प्रशासन को हम बिना जिम्मेवार ठहराए ये जांच भी खत्म नहीं हो सकती। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अगर प्राइवेट जिम्मेदार है तो पब्लिक भी बिल्कुल जिम्मेवार है। और वो पब्लिक का मतलब यहाँ पब्लिक सेक्टर से है, सरकार का है। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बहुत प्रसिद्ध एंकर है, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें
वो जनता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो पब्लिक नहीं, पब्लिक सेक्टर जिम्मेदार। जी बिल्कुल, उस पर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी संवाददाता पारस झा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। बढ़ते हैं आगे ब्राजील की तरफ। बिल्कुल, मोरबी इंडिया से ब्राजील। तो ब्राजील में शायद धुर दक्षिण पंथ से वामपंथी नेता की वापसी हुई है। यानी पहले जो नेता थे राष्ट्रपति, वो धुर दक्षिण पंथी थे, अब आए हैं वामपंथी नेता। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति और वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा सत्ता में लौट आए हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, उनको उन्होंने हरा दिया है। और हराने का जो अंतर है, शायद लुला को मिले हैं 50.9% वोट और बोल्सोनारो को 49.1% वोट। यानी बोल्सोनारो वाकई में उतने चर्चित अभी भी हैं जितने पहले जीते। जीत का प्रतिशत बहुत मामूली है, लेकिन बोल्सोनारो की हार तो हुई है, लेकिन समर्थक मान नहीं रहे हैं ना, वो खुद मान रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज ये है कि उन्होंने रोड और चक्का जाम एक तरीके से पूरे ब्राजील का कर दिया है। वहीं मैंने जेएनयू में लैटिन अमेरिकन स्टडीज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनसे जानना चाहा, अब्दुल नाफे, उनसे जानना चाहा कि अचानक दक्षिण पंथ से वामपंथ की ओर ब्राजील मुड़ तो गया, और वो भी बहुत मामूली अंतर से। आखिर बोल्सोनारो की हार हुई क्यों? जो राइट विंग फोर्सेस है वो ब्राजील में अभी भी बहुत मजबूत हैं। ब्राजील के अंदर सिर्फ ये था कि एक तो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से बोल्सोनारो हारे। थोड़ा ब्राजील में काफी सिविल सोसाइटी बहुत बड़ी है, तो ये क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन और अमेजन के अंदर जिस तरह की पॉलिसीज थी, उसको लेकर के मध्य वर्ग ने भी विरोध जताया था। फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स लूला के साथ जुड़ी, वो बोल्सोनारो से वो भी तंग थी। इसके अलावा दूसरी बात ये थी, पूरे साउथ अफ्रीका में एक ये जो लेफ्ट वर्ड ट्रेंड नजर आया है कई इलेक्शंस के बाद, वो ब्राजील में भी नजर आया कि ये लूला वो लूला नहीं है जो हमें 2003 और 2012 के बीच नजर आ रहे थे। काफी मॉडरेट हो गए हैं। अगर आप इनके वाइस प्रेसिडेंट को देखें, वाइस प्रेसिडेंट वो जो बिल्कुल उन्होंने एक बिजनेस कम्युनिटी के प्रतिनिधि को लिया है, तो उन्होंने ये मैसेज भी दिया है बिजनेस कम्युनिटी को कि आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि आप वामपंथी हो या वामपंथी नहीं हो, सारी पॉलिसीज तब डिपेंड करती हैं जब आपके पास पैसा हो। लूला उस समय में प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जब ब्राजील में पैसा नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद अब्दुल नाफे साहब, बोल्सोनारो हार तो नहीं मान रहे हैं। वो ट्रॉपिक्स के ट्रम्प हैं, वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये बोल्सोनारो के पीछे जो ग्रुप हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो शायद 2-3 अमेरिका में ही बैठे हुए हैं। ये राइट विंग क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट इवांजेलिकल जो ग्रुप है, उनकी सहमति बहुत है। तो उन्होंने पहले कहते थे नहीं मानूंगा मैं तो 60% वोट से जीत रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इस इलेक्शन में देखिए दुनिया में सबको इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अमेरिका में है। ब्राजील जिधर जाता है पूरा साउथ अमेरिका उधर ही चल पड़ता है। अमेरिका को भी चाहिए एक ऐसा पार्टनर जो पूरे रीजन को थोड़ा स्टेबिलिटी दे पाए, एक डायरेक्शन दे पाए, और वो उन्हें लुला डा सिल्वा में नजर आता है। वो उन्हें लुला डा सिल्वा में नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल तो इलेक्शन के बाद बोल्सोनारो के जो सपोर्टर हैं उन्होंने रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दिए हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। बोल्सोनारो मना कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। हाँ नहीं, अब देखो वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा इनको हटाओ वरना इन पर फाइन होगा। अब वो थोड़ा सा तो रिएक्शन आएगा ही आएगा कि वो हाईवेज बंद हो जाएंगे, कुछ और हंगामा भी होगा। इनके सपोर्टर्स के पास गन्स इतनी है, कुछ वायलेंस भी होने की उम्मीद है, लेकिन मुझे पूरे यकीन है कि बहुत लंबे चौड़े पैमाने पर ऐसा नहीं होगा। इधर लुला डा सिल्वा की जो स्पीच आई, उन्होंने भी बोला कि देश में इस समय शांति और एकता की जरूरत है और पॉपुलेशन जो है आपस में फाइट ना करे। हाँ, चूंकि बड़ा पोलराइज्ड हो गए थे इलेक्शन ये जो हमारे एवांजेलिकल ग्रुप्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा वोकल थे, कैंपेन भी बड़ा एक्टिवली कर रहे थे, मोबिलाइज भी खूब किया और बहुत जोश में कैंपेनिंग थी उनकी। तो ऐसा लग रहा था कि ब्राजील में पोलराइजेशन हो रहा है। तो ब्राजील की नेचर भी ऐसी नहीं है, सच बात ये है। ब्राजील जरा सेंटर में ही चलता है। अब्दुल नाफे साहब, वहां पर लुला डा सिल्वा की वापसी और यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार, आपको लगता है भारत के साथ रिश्ते और गहरे होंगे? और गहरे होंगे। ये जो ब्रिक्स ग्रुप बना, इसमें लूला का बहुत बड़ा हाथ था पहल करने में। और उससे पहले इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप बना था, इप्सा ग्रुप जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे ब्राजील का जबरदस्त हाथ था। ब्राजील लूला के अंदर ये लगेगा कि जो साउथ के देश हैं, जिसमें खासतौर पर इंडिया, साउथ अफ्रीका और इस इंडोनेशिया, इस तरह के जो देश हैं, उनके साथ मिलकर के अगर ब्राजील चले तो वहाँ सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी है, इनइक्वालिटी है, अर्बन डेवलपमेंट है, स्लम्स को कैसे रेगुलराइज करें, कैसे लोगों का जीवन ठीक हो, तो ये आपस में सोशल लेवल पर बहुत कोऑपरेशन हो सकता है। तो ये थे अब्दुल नाफे जो बता रहे थे कि भारत के साथ संबंध अब कैसे होंगे जब ब्राजील को मिला है एक नया नेता। और अब खेल की खबरें।
शायद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है T20 वर्ल्ड कप। आज थे 2 मैच। बिल्कुल, ग्रुप 1 के 2 मैच थे। एक श्रीलंका अफगानिस्तान का, जिसमें श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से हरा दिया। लेकिन अफगानिस्तान वाला मैच अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली यार। अच्छा खेली, लेकिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही थी। 8 विकेट खोकर 144 रन बनाए थे, लेकिन श्रीलंका ने 18.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर 148 रन बना लिए। वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 179 रन बनाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट खोकर सिर्फ 159 रन ही बना पाई। बहरहाल दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी अजीत सारथी के पास। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और अंजुम शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।